तो आप सिंपल ऐसे हाथ निकालिए अपना, हाथ हाँ निकालिए अभी। तो आर के डायरेक्शन में ऐसे गए, ठीक है, फिर एफ को इधर ऊपर, जिधर एफ है उधर हाथ को मोड़ दिए। तो देखिए अंगूठा किधर आ रहा है, अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो जिधर अंगूठा जाएगा वही टॉर्क का डायरेक्शन होगा। हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉर्क के बारे में, जहां पे देखेंगे टॉर्क क्या होता है और फिर इसको किस तरह से फाइंड किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको समझने के लिए हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और फिर इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, ताकि टॉर्क से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल डाउट होते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं टॉर्क और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टॉर्क, जिसको शॉर्टकट में कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, टाउ से डिनोट, इसको हम लोग टाउ बोलते हैं। तो टॉर्क को शॉर्टकट में टाउ से डिनोट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आखिर टॉर्क जो होता है इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो टॉर्क का डेफिनेशन कुछ इस टाइप से होता है, टॉर्क इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन चेंज रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। यहाँ से क्या समझ में आया कि टॉर्क जो होता है वो किस तरह की क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी हम लोग अच्छे से जानते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत पहले वेक्टर चैप्टर पढ़ चुके होते हैं कि वेक्टर में किस तरह से प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है और स्केलर के लिए किस तरह से यूज किया जाता है। तो वेक्टर को अगर आपको याद हो तो वेक्टर में हम लोग क्या क्या देखते थे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन ही देखते थे, है ना, क्योंकि वेक्टर जो होता है बिना डायरेक्शन का नहीं लिख सकते हम लोग। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि टॉर्क जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इसकी जब भी बात होगी तो उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करना होगा, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो टॉर्क है वो क्या करता है, रिजिड बॉडी के रोटेशनल मोशन को चेंज करता है। अब यह देखिए, रोटेशनल मोशन को चेंज करता है, यहाँ इससे क्या मतलब है, यानी कोई अगर रिजिड बॉडी है उसको रोटेट भी कर सकता है, या मान लीजिए पहले से रोटेट हो रहा है तो उसको रोक भी सकता है ना, यानी उसके रोटेशनल मोशन में क्या ला सकता है, चेंज ला सकता है। उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में टाउ से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि टॉर्क क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ कैलकुलेशन वाले पार्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो अब कैलकुलेशन वाले पार्ट की तरफ जाने से पहले फॉर्मूला का जानना तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि टॉर्क का आखिर फॉर्मूला क्या होता है, ताकि उसको हम लोग आगे रिजिड बॉडी पे अप्लाई कर सके। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, और ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, यानी इसको जब भी हम लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में अभी हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये टाउ जो है इसको वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे, हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके होते हैं, एरो लगा देते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू जो होता है फॉर्मूला, वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। आप देखिए यहाँ क्रॉस है, अब हम आपको याद हो तो वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं दो तरह का वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो कि यहाँ पे है। तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, आर और एफ का कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आर क्या है और एफ क्या है। तो आर के बारे में अगर हम बात करें तो ये पोजीशन वेक्टर होता है। अब देखिए, अब पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है तो यहाँ ऐसा लग रहा है ये किसी न किसी पॉइंट का पोजीशन होगा ना, हाँ बिल्कुल पॉइंट का ही है। तो अभी बस आप इतना याद रखिए कि ये जो आर वेक्टर है वो एक पोजीशन वेक्टर है, वो किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, अभी जब हम लोग रिजिड बॉडी का डायग्राम बनाएंगे फिर वहाँ पे समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस अभी तक आप इतना याद रखिए कि ये आर वेक्टर जो है वो एक पोजीशन वेक्टर है। और यहाँ पे एफ वेक्टर जो आपको दिख रहा है ये सिंपल फोर्स है ना, जो कि हम लोग जानते भी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एफ जो है यहाँ पे फोर्स है। तो यानी यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि टॉर्क जो होता है उसका फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है। जब भी वेक्टर की बात होगी तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग डायरेक्शन को भी उतने ही इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल दिमाग में आप बैठा के रखिए कि यहाँ आर क्रॉस एफ है, ताकि आपको डायरेक्शन लेते समय दिक्कत ना हो, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड आपके ऑप्शन में दो ऑप्शन में मैग्नीट्यूड सेम होंगे, पर उसका साइन एक में पॉजिटिव होगा तो दूसरे में निगेटिव होगा। तो अगर आप यहाँ आर क्रॉस एफ के जगह एफ क्रॉस आर याद रखते हैं तो जहाँ प्लस आना चाहिए वहाँ आपका माइनस आ जाएगा, और जहाँ +4 आना चाहिए वहाँ -1 आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप इसका खास याद रखें कि जो टॉर्क जो है वो आर क्रॉस एफ है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी देखिए, इसको आप याद करने के लिए कुछ भी माइंड में रख सकते हैं। अब जैसा कि आप रिसेंटली न्यूज़ देखते होंगे तो बहुत सारे न्यूज़ में अभी बहुत ही एक गलत न्यूज़ आता है, एक रेप केस आप देखते होंगे, है ना, कि जगह जगह रेप हो रहे हैं लड़कियों का, जो कि हमारे देश का कह सकते हैं एक दुर्भाग्य है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आप उसी न्यूज़ से इसको रिलेट कर सकते हैं। कौन से न्यूज़ आते हैं, रेप से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये रेप लग रहा है ना, ये जो आर से रिलेटेड है ना, और ये एफ जो फॉ जो है वो
कुछ एफ से रिलेटेड लग रहा है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि रेप में पहले क्या आर पहले आया और एफ बाद में आया, और ये शब्द जो है बहुत ही गंदा है ना। तो आपको इससे ये भी याद रहेगा कि ये शब्द बहुत ही गंदा है, जिससे दूरी बना के ही रखना बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी के अंदर इस तरह की सोच आता भी है तो उसको रोकना हमारा धर्म बनता है ना। तो इससे आपका दो फायदा होता है, एक तो ये पता चलता है कि ये चीज़ बहुत गंदा है, जो कि रोकना भी, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा कि टॉर्क जो फार्मूला जो है वो आर क्रॉस एफ होगा, जो कि आप इसे रेप से रिलेट कर सकते हैं। आर पहले आएगा और एफ बाद में आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो आप फॉर्मूले में बस ये ऑर्डर को उल्टा ना करें, इसको जिस तरह से ऑर्डर है आर क्रॉस एफ इसी फॉर्म में आप याद रखें, ताकि बाद में डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूले समझ में आ गया किस तरह से है। अब देखिए, अब यहाँ तक फॉर्मूला याद हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन वाले पार्ट पे, और फिर इस टॉर्क वाले फॉर्मूला जो आया है उसको रिजिड बॉडी में किस तरह से अप्लाई करेंगे, यानी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे किस किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर लिखा है वो किस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है, ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर लेंगे। यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग आगे मूव करेंगे, और फिर इसको अभी जितने भी पॉइंट बात किए हैं उस सबको बारी बारी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने से पहले चलिए कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टॉर्क जो हम लोग फाइंड करेंगे ना, उसको दो तरह से फाइंड करेंगे, एक तो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, एक किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट। अब देखिए यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या है, फिक्स एक्सिस क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं, ताकि आगे जब हम बात करेंगे फिक्स पॉइंट और फिक्स एक्सिस की तो वहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मान लीजिए ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये एक रिजिड बॉडी है। जब हम मान लीजिए इसको किसी एक पॉइंट से फिक्स कर दें, यहाँ से हम क्या किए, पॉइंट, इस पॉइंट से इसको फिक्स कर दिए, तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो कुछ इसी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो रहा है ना, यानी ये किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो इस केस में जो यहाँ पे टॉर्क आएगा ना, उसको हम बोलेंगे टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, यानी किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क है। ठीक है, यहीं पे मान लीजिए हमने दूसरा क्या बात किया था, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट। तो मान लीजिए ये कोई फिक्स एक्सिस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए एक एक्सिस है और ये कोई रिजिड बॉडी है। तो ये क्या होगा, जब इसको रोटेट करेंगे तो ये इस एक्सिस के अबाउट देखिए इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इस केस में जो टॉर्क आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स एक्सिस, क्योंकि ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। जैसा कि आप गेट को देख सकते हैं, जब जो घर में डोर होता है, गेट होता है, उसको जब आप ओपन करते हैं तो क्या होता है, एक कॉर्नर से जो हिंज से फिक्स होता है ना, जिसको कब्जा बोलते हैं, तो आप जब गेट को ओपन करते हैं तो ऐसे ओपन होता है, फिर ऐसे क्लोज हो जाता है, यानी कि एक्सिस के अबाउट वो रोटेट होता है। तो जो गेट होता है वो किसके अबाउट रोटेट होता है, एक्सिस के अबाउट, ना कि पॉइंट के अबाउट, है ना। तो आप इसको गेट समझ सकते हैं। तो इस केस में जो टॉर्क आता है उसको हम लोग बोल देते हैं टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स एक्सिस। तो यहाँ तक समझ में आ गया है कि फिक्स पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होता है और किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होता है। अब चलिए इसी को फाइंड कैसे करेंगे उसको देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट के बारे में, यानी किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक रिजिड बॉडी ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसमें जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी टॉर्क का पढ़ा है उसको अप्लाई करके और फिर इसको टॉर्क को कैलकुलेट कर आराम से यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा है कि फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स एक्सिस का क्या मतलब है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। अब चलिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे रिजिड बॉडी इस तरह से कुछ ड्रॉ कर देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है, इस टाइप से कुछ इस तरह से कुछ अट्रैक्टिव बना देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो मान लीजिए वो जो फिक्स पॉइंट है यहाँ कहीं है, यानी ये जो रिजिड बॉडी है वो इस पॉइंट, यानी इस पॉइंट का नाम O दे देते हैं, इस O पॉइंट के रिस्पेक्ट में फिक्स है। यानी जब हम इसको रोटेट करेंगे ना ऐसे, तो इस O पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट होगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था कि अगर यहाँ से फिक्स है तो इसको रोटेट करेंगे तो देखिए यहाँ से रोटेट हो रहा है, अब देख सकते हैं इसी पॉइंट के बाद रोटेट हो रहा है। तो इसी तरह ये भी इस फिक्स पॉइंट O के रिस्पेक्ट में रोटेट होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जो टॉर्क फाइंड करेंगे उसको हम बोलेंगे टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखते हैं, अभी जो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े थे वो R क्रॉस F था, है ना। यानी इस टॉर्क फाइंड करने के लिए R और F में कुछ रिलेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी तो होना चाहिए। और वैसे भी जब बॉडी को रोटेट करना है तो फोर्स लगाएंगे, है ना, क्योंकि फोर्स लगाएंगे तभी टॉर्क आएगा जिसकी वजह से रोटेट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ कहीं फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कुछ इस तरह से F लग रहा है, F वेक्टर। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे ये फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, P नाम दे देते हैं, जो इस O पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे है, जिसको R वेक्टर बोलते हैं।
यही आर यहाँ पे है। अब क्लियर है? तो इस आर के बारे में हम लोगों ने क्या बात किया था कि पोजीशन वेक्टर है। तो अब यहाँ से देखिए क्लियर हो जाएगा कि ये आर जो है वो किसकी पोजीशन वेक्टर है, पी पॉइंट की। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर। किसके रिस्पेक्ट में? इस ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यानी जहाँ से ये रिजिड बॉडी फिक्स है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है आर। अब क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसको क्या करते हैं, कुछ आगे इसको एक्सटेंड करते हैं, फिर कैलकुलेशन वाले पार्ट पे हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे। तो देखिए ये फोर्स है ना, हम क्या करते हैं, सिंपल इसको इधर पीछे लेके जाते हैं, इस तरह से एक्सटेंड करते हैं पीछे। अब ये जो लाइन एक्सटेंड की है ना, इसी को एक टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी फोर्स को ही इस तरह पीछे ले गए तो इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। अब देखिए ये ओ पॉइंट्स को क्या करते हैं ना, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कुछ। अभी आप सोच रहे होंगे यार ये सब हम क्यों कर रहे हैं, तो अभी समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोगों ने पीछे खींच के क्यों लाया, फिर इस यहाँ से ओ पॉइंट से इस पॉइंट को परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, अभी समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए ये इस पॉइंट को हम कुछ आर दे देते हैं नाम, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। क्लियर यहाँ तक? अब चलिए इसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ है। अब यहाँ पे आर ये है और एफ ये है, और हम लोग जानते हैं क्रॉस वेक्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम स्केलर में अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें मैग्नीट्यूड में, तो टॉर्क वेक्टर, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा आता है मॉड में, ठीक है। अभी आर क्रॉस एफ है, तो आर क्रॉस एफ को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, और जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा आता है ना, जबकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता था। तो यहाँ पे साइन थीटा आ गया, जहाँ पे थीटा क्या होता था, इस आर और एफ के बीच का एंगल होता था। क्लियर है? इसी को हम लोग मॉड को अगर सिंपल हटा के लिखे ना, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा होता है। इसका भी मतलब यही है ना। सिंपल अगर आर लिखा है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर होता है। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है? इसको सिंपल हम स्केलर फॉर्म में लिख दिए, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो ये आ गया। अब यहाँ देखिए थीटा भी आ रहा है, तो हमको थीटा भी तो पता होना चाहिए, जबकि यहाँ इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि थीटा जो है वो आर और एफ के बीच का एंगल है। तो यहाँ देखिए ये तो आर ये रहा और एफ ये रहा, तो इस दोनों के बीच का एंगल देखिए, अगर हम इसको ऐसे डॉटेड लाइन से करें तो कुछ ये बन रहा है, यही एंगल तो थीटा होगा, ये एफ और आर के बीच का एंगल। आप देखिए ये आर जो है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यानी ओ से पी की तरफ होगी कि पी से ओ की तरफ होगी, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये आर जो है वो पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है, किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में, है ना। यानी फाइनल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट ओ हुआ, फाइनल पॉइंट पी हुआ, तो डायरेक्शन जो होता है वो इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। यानी ये आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगी, ऊपर की तरफ, है ना, पी पॉइंट की तरफ, ओ पॉइंट से पी पॉइंट की तरफ, यानी आर वेक्टर ओ से पी की तरफ इधर जा रही है ऊपर, ठीक है। तो ये थीटा जो आ रहा है ना, वो थीटा कुछ, ये एफ और ये आर वेक्टर जो ऊपर की तरफ इस तरह से जा रही है, इसके दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं ना, ये एफ जो दिख रहा है उसका कुछ कंपोनेंट लेते हैं। अब ये कंपोनेंट हम लोग क्यों ले रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, जब हम आगे इसको समझेंगे ना तो अच्छे से आपको फील आ जाएगा। बस आप अभी जो जो हम कर रहे हैं उसको ध्यान से आप देखिए और जो हम कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो फोर्स है ना इसका कंपोनेंट ले लेते हैं। तो अभी आप ध्यान से देखिए, ये वाला एक कंपोनेंट आएगा, अगर इसकी हम बात करें तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये बताइए ये कॉस होगा या साइन होगा, तो ये थीटा जो है वो इस वाले कंपोनेंट से सटा हुआ है, यानी जिस वाले साइड से सटा हुआ होता है तो वो वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस। कॉस का कंपोनेंट क्यों, क्योंकि आप सी से क्या कर सकते हैं, ये सटा हुआ समझ सकते हैं ना, सी से सटना होता है, तो सी से सटा हुआ, यानी जिस साइड से ये थीटा सटा हुआ हो, एंगल सटा हुआ हो, वो वाले साइड कंपोनेंट जो होता है वो कॉस वाला होता है। तो देखिए ये एफ है और ये थीटा इसके बीच का है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। कॉस क्यों, क्योंकि इससे सटा हुआ है थीटा। फिर दूसरा कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो वो बिल्कुल होगा, तो कुछ ये इस तरह से हो गया, जो कि एफ साइन थीटा होगा, क्योंकि दो कंपोनेंट होता है ना, एक साइन थीटा वाला एक कॉस थीटा वाला। तो जब कॉस थीटा वाला ये हो गया तो इसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आर वेक्टर है, तो इसको भी क्या करते हैं ना, कंपोनेंट ले लेते हैं। तो अगर हम इसकी अगर हम बात करें कि इसका कंपोनेंट कौन कौन सा ले सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम ध्यान से देखें तो ये ओ आर जो होगा ना, वो आर का साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा। आप चाहे तो ओ पी और आर इस राइट एंगल ट्रायंगल से कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि ओ आर जो है वो आर साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है?
तो अभी तक हम लोगों ने केवल कंपोनेंट वाले पार्ट को समझा है कि किस तरह से कंपोनेंट लिए हैं। अब चलिए मूव करते हैं इस फॉर्मूले वाले पार्ट पे, जो कि हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए इसी को हम दो तरह से लिखते हैं, ठीक है। वो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? मान लीजिए आर को अलग कर देते हैं और ये एफ साइन थीटा है ना, इसको अलग कर देते हैं। इसको ध्यान से देखिए, फिर क्या इसको इस तरह से नहीं लिख सकते? इसी टॉर्क को, एफ को बाहर निकाल देते हैं, स्केलर है तो स्केलर को तो कैसे भी उल्टा पुल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेक्टर में केवल ऑर्डर भी ध्यान रखना होता है कि पहले आर है कि एफ है। यहाँ पे आर क्रॉस एफ है, न कि एफ क्रॉस आर, ठीक है। तो ये स्केलर है तो हम कैसे भी उल्टा करके लिख सकते हैं। इस बार आर को हम साइन थीटा के साथ ले जाते हैं, तो आर साइन थीटा ये हो गया। इस दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, एक ही है ना, एक ही टॉर्क का फॉर्मूला है और दो तरह से इस तरह से हम लोगों ने लिखा है। अब चलिए इसको क्या करते हैं ना, पहले वाले को इस डायग्राम पे अप्लाई करते हैं। ये क्या है? तो अगर हम r की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ r है ना, यानी P पॉइंट का O से कितना डिस्टेंस है, सिंपल डिस्टेंस, अभी कोई भी वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये सिंपल डिस्टेंस है क्योंकि ये r मैग्नीट्यूड है। तो देखिए ये r तो हो गया, O पॉइंट से P पॉइंट की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे जो इसमें जो साइड है वो f साइन थीटा है। अब f साइन थीटा को अगर आप ध्यान से देखें तो ये है, यहाँ से देखिए ये वाला f साइन थीटा है। आप इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल है। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर हम ध्यान से देखें तो r जो था ये O से लेके P तक का डिस्टेंस था और f साइन थीटा कुछ ये वाला कंपोनेंट था, साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो आप ध्यान से देखिए ये r और ये f साइन थीटा एक दूसरे के 90 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, बिल्कुल है। तो चलिए यहाँ से क्या पता चला, ये r और f साइन थीटा ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है और उसका प्रोडक्ट है टॉर्क, ठीक है। अब चलिए इसी चीज़ को दूसरे पॉइंट से, ये दूसरे जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे अगर हम ध्यान से देखें तो ये F क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो कि यही है, जो कि इसी लाइन से पास होगा, क्योंकि ये तो वेक्टर है ना, इसी को हम मैग्नीट्यूड ले लिए हैं, F है। अब दूसरा जो इसका पार्ट है वो R साइन थीटा है। R साइन थीटा कौन सा है? देखिए O से लेके R तक का ये डिस्टेंस है कुछ R साइन थीटा। तो अगर हम इस वाले भी फॉर्मूले से देखें तो देखिए ये F है, तो F हमारा कौन सा, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये था, ये हो गए F वाली लाइन, ये वाली, ठीक है। और ये R साइन थीटा ये है, यानी यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये फोर्स जो ये लाइन है ये फोर्स वाली लाइन है और ये R है OR, तो ये दोनों भी 90 डिग्री है। यानी इस दोनों फॉर्मूले से क्या पता चला कि ये टॉर्क जो है वो डिस्टेंस और फोर्स का मल्टीप्लीकेशन है ना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। यानी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपको डिस्टेंस, ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस और फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है और ये पता है कि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क सिंपल उस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी यहाँ से जो जनरलाइज करेंगे ना हम फॉर्मूले को, टॉर्क को, तो टॉर्क को हम लिख सकते हैं RF। ये कोई वेक्टर नहीं है, ये सिंपल क्या है, स्केलर का प्रोडक्ट है ना। इसी को अगर हम लैंग्वेज बात लिखें तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ R, है ना, R एंड F, वेयर R एंड F परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के होना चाहिए, है ना, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। R और F एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ से क्लियर है? यानी आप टॉर्क को सिंपल आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं R और F का, जहाँ पे R और F एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो जैसा यहाँ पे हम लोगों ने कंपोनेंट लेके परपेंडिकुलर किया है वैसे परपेंडिकुलर कर देंगे। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि यहाँ जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट था केवल उसी की वजह से टॉर्क क्यों आ रहा है। ये जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट था इसकी वजह से टॉर्क क्यों नहीं आया, उसको हम लोग अभी समझते हैं, ताकि कभी भी कंफ्यूजन इसमें न हो कि हम लोग परपेंडिकुलर वाले का ही प्रोडक्ट इस R के साथ क्यों किए हैं। ठीक है, तो देखिए उसको ये भी बहुत आसान है, यहीं से समझ में आ जाएगा, जिसको आप याद रख सकते हैं। तो आप बताइए कि ये टॉर्क जीरो कब हो सकता है। तो मान लीजिए सबसे पहले देखते हैं कि टॉर्क जीरो कब होता है। तो अगर ऐसा कुछ होना है तो या तो साइन थीटा जीरो हो जाए, फिर भी कॉस थीटा, ये टॉर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। तो साइन थीटा को जीरो करके देखिए, ये जीरो कब होगा, जब थीटा क्या होगा, या तो 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए। यहाँ तक क्लियर है, 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ कि ये मान लीजिए ये पॉइंट है जो कि यहाँ पे लिया था O पॉइंट, ठीक है, और दूसरा कि P पॉइंट यहाँ कहीं है, P पॉइंट यहाँ कहीं है और R ये है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि इस P पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में R है
उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। आप इसको चाहे तो डॉटेड इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे आर इस डायरेक्शन में है और एफ भी इसी डायरेक्शन में है, और हम लोग अभी अभी देखे थे थीटा जो है वो आर और एफ के बीच का ही तो एंगल है। तो आर और एफ दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये थीटा जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखिए इसी, मान लीजिए इसको हम ए पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, और सेम इसी तरह फिर से ड्रॉ करते हैं एक ओ पॉइंट और कुछ पी पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे पी पॉइंट पे ये फोर्स कोई लग रहा है इस तरह से, और आर की डायरेक्शन हम लोगों ने देखा था ओ से पी की तरफ होता है, जहाँ पे फोर्स लगता है वो फाइनल पॉइंट होता है, तो ओ से पी पॉइंट की तरफ आर की डायरेक्शन होती है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये आर हो गया, ये एफ हो गया, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर की डायरेक्शन इधर है, जबकि एफ की डायरेक्शन क्या उल्टा है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि आर और एफ एक दूसरे की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ तक क्लियर है। तो आप देखिए यहाँ से कह सकते हैं कि ये अगर टॉर्क को 0 होना है तो साइन थीटा 0 हो जाए, उसके लिए थीटा को 0 या फिर 180 डिग्री होना पड़ेगा। वो किस तरह से होगा यहाँ पे हम लोगों ने देखा है अभी अभी। या फिर देखिए ये तो चलिए ये फर्स्ट केस हो गया। अब हम लोग इसी में सेकेंड केस देखते हैं कि टॉर्क दूसरे तरीके से और कैसे 0 हो सकता है। तो दूसरे कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि आर 0 हो जाए, है ना। जब एफ 0 होगा फिर तो टॉर्क की हम बात ही नहीं करेंगे, टॉर्क 0 होगा या क्या होगा, क्योंकि एफ जब तक नहीं लगेगा तब तक टॉर्क आएगा ही नहीं। तो देखिए अगर टॉर्क 0 है, फोर्स के बावजूद, यानी फोर्स अब बॉडी पे अगर लग रहा है उसके बावजूद भी टॉर्क 0 है, तब किस किस कंडीशन में ये 0 हो सकती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा कि थीटा या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री, फिर भी 0 होगा। दूसरा हम लोगों ने क्या बात किया अभी, आर जब 0 होगा उस केस में भी 0 हो जाएगा। तो वो किस तरह से 0 होगा, चलिए उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सेकंड केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जब आर 0 होगा तो किस तरह से ये टॉर्क 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए ये ओ पॉइंट है जहाँ से ये रिजिड बॉडी कोई फिक्स है, ठीक है। तो इसी मान लीजिए इसी ओ पॉइंट पे अगर फोर्स हम एक्ट कर दे इस तरह से, यानी पी पॉइंट जो था वो ओ पॉइंट पे ही हो जाएगा, यानी ओ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है क्या हो गया, आर 0 हो गया। तो इस केस में भी टॉर्क क्या हो जाएगा, इस केस में भी टॉर्क इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आर 0 है। क्लियर है। आर क्यों 0 है, क्योंकि ओ पॉइंट पे, जिस पॉइंट से बॉडी फिक्स है उसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, यानी ओ और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0 है। तो जब 0 है, आर 0 हो गया, तो यहाँ से टॉर्क भी 0 हो जाएगा। तो अब देखिए अभी हम लोगों ने जो कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि टॉर्क जो होगा वो आर और एफ का मल्टीप्लीकेशन होगा। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने क्यों बात किया था, अब समझते हैं। देखिए हमने इसकी वजह से क्यों नहीं टॉर्क लिया था, ये जो एफ कॉस थीटा था इसकी वजह से हम लोगों ने टॉर्क क्यों नहीं लिया था। क्योंकि देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो ये एफ जो है वो कुछ ऐसा है, ये आर जो था वो इससे इधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में था, और ये एफ जो था वो पी पे भी ऐसे इसी डायरेक्शन में लग रहा था। यानी आर और ये एफ कॉस थीटा जो था वो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो अभी हम लोगों ने केस फर्स्ट डिस्कस किया था, एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री जब एंगल हो गया तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो टॉर्क 0 होगा, इसलिए हम लोगों ने इसकी वजह से टॉर्क नहीं लिया था, यानी इस फोर्स की वजह से टॉर्क नहीं आएगा। क्लियर है। इसीलिए केवल हम लोगों ने साइन थीटा वाले, यानी एफ साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट है, जो कि आर और एफ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से टॉर्क लिया था। अब क्लियर है। अब देखिए ये दोनों आर और एफ 90 डिग्री था, इसलिए केवल हम लोगों ने जो टॉर्क फाइंड किया था वो आर इंटू एफ फाइंड किया था, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ हो गया। तो ये बस यहाँ पे आर और एफ क्या होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है कि किस तरह से हम किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी फोर्स के वजह से टॉर्क किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने अच्छे से समझा है। और ये जो हमने 2 केस पढ़ा है उसको आप अच्छे से समझ ले कि टॉर्क 0 कैसे हुआ। एक तो 0 जब थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री था, या दूसरा जब आर ही 0 हो जाए तो उस केस में भी टॉर्क 0 हो जाएगा। आर 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, फोर्स को उसी पॉइंट पे लगना पड़ेगा जिस पॉइंट से वो रिजिड बॉडी क्या है, फिक्स है। यहाँ तक क्लियर है। तो जैसा कि अभी तक हम लोग जानते हैं ये जो टॉर्क होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और बार बार हम लोग इस बात पे बात कर रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए हम लोग मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं बेसिकली अभी तक, है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, कि आखिर डायरेक्शन कैसे हम लोग वेक्टर ये टॉर्क का डिसाइड करेंगे। तो देखिए किस तरह से डिसाइड करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये टॉर्क जो है वो आर क्रॉस एफ है। अब ये क्रॉस में अगर वेक्टर आप अच्छे से पढ़े रहते या फिर पढ़े होंगे तो फिर आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि डायरेक्शन कैसे यहाँ पे फाइंड कर लेंगे आर क्रॉस एफ की हेल्प से। तो कोई बात नहीं, अगर आपने वेक्टर नहीं भी ध्यान से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप आराम से सीख सकते हैं। तो चलिए इसको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा वेक्टर फॉर्म का ही कुछ लेते हैं।
जैसा कि मान लीजिए ये O पॉइंट है और ये पॉइंट P है जहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये इस तरह से फोर्स ऊपर लग रहा है। इसी को हम बोर्ड पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए O पॉइंट है और ये कोई P पॉइंट है, तो O से P की तरफ इस तरह R होगा। अभी हम लोगों ने बात किया था कि R वेक्टर जो होता है वो जिस पॉइंट्स पे फोर्स लगता है उस पॉइंट के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। मान लीजिए इस P पॉइंट पे फोर्स लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, इस तरह से F वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको पता करना है कि इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो डायरेक्शन को भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखना। जितना इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीट्यूड का देखना, उससे कहीं ज़्यादा ही होता है डायरेक्शन का देखना, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन गलत कर देंगे तो फिर मैग्नीट्यूड जो निकाले है उसका कोई मतलब नहीं है, टाइम फालतू का चला गया। तो इसीलिए चलिए आप डायरेक्शन देख लेते हैं। तो इसी को हम लोग देखिए इस पर समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से। तो जैसा कि O से P की तरफ जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं, ये O से P की तरफ गया। अब फिर P से जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है कुछ इस तरफ से ये फोर्स लगता है, आप देख सकते हैं। तो ये बोर्ड पे सिंपल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे ना, आप सिंपल ध्यान से देखिए यहाँ पे डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप सिंपल ऐसे हाथ निकालिए, अपना हाथ, हाँ निकालिए। अभी ये मान लीजिए ऐसा हाथ निकालिए। आप सिंपल हाथ को ऐसे रखिए अपना, इसको पलटना नहीं है, ऐसे जो सीधा होता है ना हाथ, अपना सीधा हाथ रखिए ऐसे। आप अपने हाथ को सीधा करिए ऐसे, ठीक है, ऐसे करिए, ठीक है। और ये है, आप अपने सीधे हाथ को ही जिस डायरेक्शन में R है ना उस डायरेक्शन में से जाने दीजिए, है ना। हाथ को R के डायरेक्शन में जाने देना है, ऐसे चला गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो R किधर था, इस डायरेक्शन में, तो हमने इस डायरेक्शन में ऐसे कर दिया। यहाँ क्रॉस क्या था, R क्रॉस F। तो क्रॉस का मतलब होता है कि आप हाथ को क्रॉस करिए, मतलब ऐसे मोड़िए। आप पीछे तो नहीं मोड़ सकते ना, जब मोड़ना की बात हो रही है क्रॉस की तो आगे ही ऐसे मोड़िएगा। तो उस डायरेक्शन में ऐसे मोड़ना है जिधर फोर्स जा रहा है, जिधर क्या है फोर्स है, क्योंकि ये R की तरफ हाथ ले गए और उस डायरेक्शन में उंगली को क्रॉस करना है, ऐसे घुमाना है जिस डायरेक्शन में F होगा। तो आप देखिए अगर अब इसको हम ऐसे ले जा रहे हैं, इसको ऐसे मोड़ते हैं, तो क्या ये फोर्स के डायरेक्शन में मुड़ रहा है? नहीं मुड़ रहा है ना, क्योंकि देखिए हमारा हाथ इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, यानी इस डायरेक्शन में मुड़ने के लिए फोर्स को इधर होना पड़ेगा, तभी तो ये R ऐसे गया और ऐसे, लेकिन फोर्स तो ऊपर है। जब फोर्स ऊपर है तो हमको थोड़ा हाथ को चेंज करना पड़ेगा, इसका ओरिएंटेशन। तो क्या करेंगे, देखिए R है तो अब ऐसे रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये देखिए फोर्स ऊपर है। जब फोर्स ऊपर है तो उंगली इस तरह से मोड़ेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन में मुड़ रहा है, बिल्कुल मुड़ रहा है। तो R के डायरेक्शन में ऐसे गए, ठीक है। फिर F को इधर ऊपर, जिधर F है उधर हाथ को मोड़ दिए। तो देखिए अंगूठा किधर आ रहा है, अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है ना। तो जिधर अंगूठा जाएगा वही टॉर्क का डायरेक्शन होगा। बहुत ही सिंपल है, अब बस ध्यान से समझ लीजिए। जी देखिए O से P की तरफ जाना था और फोर्स ऊपर है, तो हमको उंगली को उधर क्रॉस करना है जिधर फोर्स हो, तो उसके लिए हमको हाथ को ऐसा रखना पड़ेगा। तो सिंपल O से P की तरफ ऐसे हाथ रखा और F ऊपर तरफ है, तो सिंपल उंगली को ऊपर इस तरह से मोड़ दिया, ठीक है। तो अब अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, यानी टॉर्क जो O पॉइंट पे आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। यानी O पॉइंट पे जो टॉर्क आ रहा है ना वो कुछ इस टाइप से आ रहा होगा बाहर की तरफ। आप इसको ध्यान से देखिए, इस टाइप से, है ना। यानी R क्रॉस, क्रॉस का मतलब उंगली घुमाना F की तरफ, वो घुमाया इधर, तो अंगूठा किधर आया, बाहर, जो कि टॉर्क की डायरेक्शन होगी। यानी O पॉइंट पे जो टॉर्क आएगा वो बाहर की तरफ। तो मान लीजिए ये X डायरेक्शन है, ये मान लीजिए X डायरेक्शन है और ये Y डायरेक्शन है। तो टॉर्क जो आएगा वो इसके परपेंडिकुलर यानी Z डायरेक्शन में आएगा, यानी K कैप में, है ना। अगर आपको याद हो तो X एक्सिस को हम लोग क्या कहते थे, I कैप, है ना। और Y एक्सिस को हम लोग क्या कहते थे, J कैप, और Z एक्सिस को हम लोग क्या कहते थे, K कैप, है ना। वेक्टर में इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क बाहर की तरफ यानी Z डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको हम लोग टॉर्क को किस K कैप से डिनोट करेंगे। उसको कैसे डिनोट करेंगे अभी हम लोग एग्जांपल के हेल्प से समझने वाले हैं, और भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक क्लियर है हम लोग किस तरह से डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं क्लियर है, थोड़ा बहुत भी क्लियर है ना तो बहुत है। अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, उससे बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी एग्जाम्पल करते हैं और फिर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे और फिर अभी जो भी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है कि टॉर्क किस तरह से फाइंड किया जाता है, प्लस डायरेक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी है, उतना हार्ड नहीं है। अगर आप सिंपल समझ पा रहे हैं कि R के डायरेक्शन में से ले जाइए, उंगली को उधर क्रॉस करिए जिधर F हो, ठीक है। तो ये अंगूठा के जिधर अंगूठा की डायरेक्शन होगा वही हमारा टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं और फिर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर ये जो फर्स्ट है वो कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ताकि हम लोगों को I कैप, J कैप और K कैप यानी वेक्टर का डायरेक्शन देने में दिक्कत ना हो। तो ये मान लीजिए इस तरह से है। अब यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है जिसका ये डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर है
और एक्स एक्सिस से ये वाला यानी वाई वाला ये जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, और इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और फोर्स की मैग्नीट्यूड है ये इतना, ठीक है, 10 न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक? ये एग्जाम्पल है। अब हमें इसमें फाइंड, इस पॉइंट को O बोल दिए हैं और इस पॉइंट को A बोल दिए हैं, इस पॉइंट को B बोल दिए हैं। अब हमें इसमें टॉर्क फाइंड करना है। फाइंड टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू O, कि इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू A पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना होगा, और फिर टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू B, कि B पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क कितना आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पॉइंट की बात हो रही है तो सिंपल से यहाँ से क्लियर है ना कि ये जो टॉर्क फाइंड करना है वो किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें टॉर्क फाइंड करना है। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू O की बात कर लेते हैं कि ये कितना आएगा। तो यहाँ देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब O पॉइंट, जब O पॉइंट की आप बात कर रहे हैं ना तो A B को भूल जाइए, है ना, क्योंकि यहाँ पॉइंट की बात हो रही है। तो जब हम O पॉइंट की बात करेंगे तो A B पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, केवल फोकस O पे आएगी। जब हम A की बात करेंगे तो केवल A की बात करेंगे, जब हम B की बात करेंगे तो बिल्कुल B पे फोकस रखेंगे, O और A को बिल्कुल ध्यान से हटा देंगे। तो अभी किसकी बात हो रही है, O पॉइंट की। तो चलिए O पॉइंट की बात कैसे करेंगे। अब O पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें इस फोर्स का टॉर्क फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें फॉर्मूला लिख लेंगे R इंटू एफ, और यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या है, R और F क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी इसमें केवल F और R एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाला ही आएगा, है ना, उसके अलावा जो भी है उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, इस फोर्स वाले लाइन को अगर इस तरह से, ये जो पीछे गया है यहाँ कहीं आ रहा है और ये O पॉइंट ये है, तो ये फोर्स कहाँ लग रहा है, देखिए इसको पीछे खींच दीजिए। फोर्स कहीं भी लगे, आप उसको लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स की तरह, इस जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, आप पीछे इसको एक्सटेंड करिए, F को एक्सटेंड करिए या फिर R को कर लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस F को इस तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, तो देखिए इस F वाले लाइन को जब हम इस तरह से पीछे एक्सटेंड करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, ये O पॉइंट यहाँ है। अब O से इस वाले, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि ये O पॉइंट यहाँ है और जब हम F वाले फोर्स लाइन को इधर एक्सटेंड करें तो जहाँ पे परपेंडिकुलर होगा ये डिस्टेंस कितना है, इस 3 मीटर के बराबर, यानी ये डिस्टेंस 3 मीटर हो गया। क्लियर है? अगर हम यहाँ बात करें R की, तो R होता क्या था, किसी जिस पॉइंट, जो पॉइंट फिक्स है जिसके अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना है, उस पॉइंट से इस फोर्स वाले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही तो होता था। तो ये R क्या हो गया, 3 मीटर, ठीक है, और F क्या हो गया, 10 मीटर। तो यहाँ सिंपल आप क्या करिए, सिंपल R के जगह 3 मीटर लिख दीजिए और F के जगह क्या करिए, 10 न्यूटन आप लिख दीजिए, सिंपल। अब बात आती है साइन की, प्लस होगा कि माइनस। तो देखिए ये F किधर है, इधर, अब R किधर है, O से इधर, A की डायरेक्शन में। तो आप सिंपल क्या करिए, इसको इस तरह से डायरेक्शन पहले दिखा लीजिए। तो R की डायरेक्शन आ गई O से A की तरफ, ऊपर की तरफ, F इस डायरेक्शन में। तो अब हमने क्या बोला था, सिंपल R की हाथ को अपना निकालिए, R की डायरेक्शन में ले जाइए और उंगली को उधर मोड़िए जिधर फोर्स गया है। तो देखिए O से A की तरफ ले गया हाथ और उंगली को इधर फोर्स की तरफ मोड़ दिया। तो अंगूठा किधर है, आप अंगूठा को देखिए, अंदर जा रहा है ना बोर्ड के, तो अंदर की तरफ क्या होगा, माइनस ऑफ K कैप, क्योंकि ये Z डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो माइनस Z डायरेक्शन अंदर होगा, है ना। तो अंगूठा किधर गया, देखिए O से A की तरफ R गया, F गया, अंगूठा अंदर है, अंगूठा की डायरेक्शन ही टॉर्क का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ K कैप। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस Z डायरेक्शन में। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आता है, माइनस ऑफ 30 K कैप, ठीक है, यानी वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, माइनस ऑफ 30 K कैप। अब देखिए साइन, अगर ये डायरेक्शन अगर आप गलती कर देते तो यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाता है ना, जो कि गलत होता। इसलिए आप साइन को भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे, जो कि हम लोग अभी क्रॉस वाले मेथड से फाइंड कर रहे हैं। अब चलिए इसको हम सेकंड पॉइंट A के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए A पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी सिंपल R इंटू एफ, जहाँ पे R F क्या लेना है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाला लेना है। तो अब हमें A पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब फाइंड करना है, तो अब देखिए, तो फोर्स इस यहाँ पे लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में, क्लियर है, और R इस केस में क्या आएगा। तो हमने बात किया A पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आप O और B को भूल जाइए। तो ये अब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया, है ना, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करना हो उस पॉइंट को आप फिक्स मान लीजिए। तो इसके रिस्पेक्ट में तो R किधर आएगा, R की डायरेक्शन इधर से इधर बिल्कुल आएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि R की डायरेक्शन जो होती है वो फिक्स पॉइंट से उस डायरेक्शन में होती है जहाँ पे फोर्स लगती है। तो यहाँ पे फोर्स लग रही है तो R की डायरेक्शन इधर ये हो गई, इस डायरेक्शन में, और फोर्स की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। तो इस केस में थीटा कितना आ गया, 0। और हम लोगों ने देखा था जब थीटा 0 था तो उस केस में जो टॉर्क था वो कितना था, 0। तो बिल्कुल यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जीरो क्यों हो गया, समझ में आया, क्योंकि थीटा जीरो है। तो यहाँ पे सिंपल आप वहाँ जैसा कि अभी हम लोगों ने 2 केस अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, वहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जीरो क्यों आया, क्योंकि थीटा जो है वो 0 डिग्री आ गया। और हम लोगों ने पढ़ा था थीटा जब 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, आप वहाँ से आराम से टॉर्क को 0 बता सकते हैं। तो क्लियर यहाँ पे टॉर्क 0 क्यों हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं और इसको और भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो अब बी पॉइंट की बात करना है ना, तो आप ए और ओ को भूल जाइए, अब केवल ये समझिए कि ये जो बी पॉइंट है अब इसके अबाउट हमें फाइंड करना है, यानी ये पॉइंट फिक्स है। तो अब ध्यान से देखिए फोर्स कहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पे, यानी आर जो होगा ये बी पॉइंट से ले इस डायरेक्शन में इस तरह से कुछ आर होगा, ठीक है। केवल आप इस वाले लाइन को देखिए, ये आर है, आर कितना हो गया, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो आर इस केस में कितना हो गया 3, यानी आर और एफ वाले फॉर्मूले से देखें तो 3 इंटू एफ कितना होगा 10 न्यूटन, है ना। एफ क्यों ले लिए 10, क्योंकि ये देखिए ये दोनों से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ डायरेक्शन देखते हैं, तो जैसा कि अभी इसके ओ ए के केस में देखा था, यहाँ बी से लेके इधर जा रहा है, तो देखिए इधर गए, एफ की डायरेक्शन में घुमा दिया, अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, यानी अंदर मतलब माइनस जेड डायरेक्शन में, यानी माइनस के पा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, -30 के कैप। तो यहाँ से क्लियर है किस तरह से फाइंड करते हैं, बी के रिस्पेक्ट में भी किस तरह से किया। तो सिंपल जो भी आप डायरेक्शन जो होता है ना, जिस तरह के क्रॉस कर रहे हैं उंगली को, आप आर के डायरेक्शन में हाथ को घुमाइए और उंगली को उधर इस तरह से क्रॉस करिए जिधर एफ की डायरेक्शन हो, तब ये अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन उस टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो आई होप कि अभी यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरह से किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क फाइंड किया जाता है। और यहाँ पे जो भी हम लोगों ने अभी 2 कंडीशन देखा था कि किस किस केस में टॉर्क 0 होता है, वो भी कंडीशन को आप अच्छे से समझ लें, जैसा कि यहाँ पे अप्लाई भी हो गया कि ये आर और ये एफ जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा 0, तो उस केस में टॉर्क 0 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। और इसको किस तरह से कंपेयर कर रहे थे, थीटा वाले में आर एफ साइन थीटा होता था, है ना। यानी इसी को अगर बेसिकली हम पूरा अगर फॉर्मूला लिखें तो ये आर एफ साइन थीटा आप लिख सकते हैं, जहाँ से आप इसको कह सकते हैं कि ये टॉर्क 0 क्यों होगा, क्योंकि ये थीटा 0 हो गया, जो कि थीटा जहाँ पे क्या था, आर और एफ के बीच का एंगल, जो कि इस केस में 0 है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी एग्जाम्पल इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जहाँ से आप लोगों को बिल्कुल और भी जो भी डाउट बचा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।